अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। बिहार चुनाव के मद्देनजर अब कयास आराइयां लगाई जा रही है। कौन जीतेगा, किसकी हुकूमत होगी, कौन कितनी सीटें हासिल कर सकता है वगैरह। अब ये तमाम, जैसे हमने पहले कहा कि सिर्फ कयास या अंदाज ही लगाया जा सकता है। कयास इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आखिर में क्या होगा कुछ कह नहीं सकते। अब सब लोग अंदाज ही लगा रहे हैं, तो हमने भी कुछ लोगों को फोन के जरिए और जो महदूद जरिए हमारे पास मौजूद है उन्हीं की बुनियाद पर बिहार में किसकी सरकार बन सकती है का जायजा लेने की कोशिश की है। हो सकता है कि अभी अंदाज गलत भी हो, लेकिन कुछ शहरों में या कुछ साफियों से राब्ते के जरिए जमीनी हकीकत को समझने की कोशिश जरूर की है। हमारा कोई बड़ा चैनल तो नहीं है कि जिस तरह से अलग अलग शहरों में या रियासतों में उनके रिपोर्टर्स रहते हैं। हम बेलगाम के एक छोटा चैनल है, लिहाजा एक कोशिश जरूर की है। बिहार चुनाव को लेकर मुल्क भर में चर्चा जारी है। कुल 243 सीटों पर वोटिंग 2 मरलों में होगी। 6 नवंबर को 121 सीटों पर और दूसरा मरला 11 नवंबर को जो बाकी सीटें होंगी। रिजल्ट्स 13 नवंबर को होंगे ऐसा बताया जा रहा है। अब एनडीए को 160 से ज्यादा सीटें मिल सकती है, ऐसा बयान वजीर दाखिला अमित शाह ने दिया है। खैर, अब चुनाव भी कभी कभी मैच फिक्सिंग की तरह लगता है। बिहार से पहले भी कई रियासतों में हमने देखा कि एग्जिट पोल कुछ और कहता है, जमीनी हकीकत कुछ और रहती है और नतीजे कुछ और निकल आते हैं। खैर, इस बार एग्जिट पोल का अंदाजा लिया जाए तो तेजस्वी यादव यानी महागठबंधन हुकूमत बनाते दिखाई दे रही है। मोदी का जादू फीका हुआ है और इस बार जन स्वराज पार्टी और ओवैसी की पार्टी एमआईएम भी कामयाबी के परचम लहरा सकती है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पहली मर्तबा ही मैदान में है, लेकिन पहले चुनाव में ही 10 या 11 सीटें जीत सकती है का कयास लगाया जा रहा है। वही असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी अपनी कामयाबी को और आगे बढ़ा सकती है, क्योंकि पिछली मर्तबा 2020 में 5 सीटों पर जीत दर्ज की हुई थी। पर अब ओवैसी की पार्टी 8 या 9 सीटों पर कामयाब हो सकती है ऐसा बताया जा रहा है। वही जन स्वराज पार्टी 11 सीटें जीत सकती है। खैर, हुकूमत इस बार महागठबंधन की हो सकती है और तेजस्वी यादव वजीर आला का ताज पहन सकते हैं का कयास लगाया जा रहा है। 243 में एनडीए को 100 सीटों का अंदाजा लगाया जा रहा है। वही 123 सीटें महागठबंधन को मिल सकती है। ओवैसी की एमआईएम को 9 सीटें और प्रशांत किशोर की जन स्वराज को 11। इस तरह इस बार एक अंदाजा लगाया जा रहा है। बिहार के लोग वैसे भी नीतीश के पलटूराम के किरदार से उग चुके हैं। वही मोदी का जादू भी फीका है, जैसे हमने पहले भी कहा। हिंदू मुस्लिम से ज्यादा बेरोजगारी और जाति जनगणना बहुत हद तक असर कर सकती है, क्योंकि बिहारियों की पहचान ही दिहाड़ी मजदूरों की हो रही है। तो तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी को ही अहम मुद्दा बनाया। वही एनडीए ने हमेशा की तरह मजहबी ध्रुवीकरण का खेल खेला है। आज एक बार फिर राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर हंगामा खड़ा किया हुआ है। हमेशा की तरह ये चुनाव मुसलमानों के इर्द गिर्द ही नजर आ रहा है। मुसलमानों को वैसे भी कंफ्यूज जरूर किया गया है। ओवैसी की पार्टी का असर सीमांचल के इलाके में जहां 24 सीटें हैं, बिहार में कुल 17% मुस्लिम वोटिंग है और खासकर किशनगंज, अररिया, कटिहार और भागलपुर जैसे मुस्लिम अक्सरियत इलाके हैं। यहाँ एमआईएम को फायदा हो सकता है। पिछली मर्तबा भी इसी जगह से 1 सीट हासिल हुई, इस बार ज्यादा आ सकती है। मुसलमानों का इस तरह का बिखराव भी काबिले तवज्जो है और इस तरह का बिखराव हमेशा हर चुनाव में भी देखने को मिलता है। वो ऐसे भले कह दे के सीएम डिप्टी सीएम मुसलमानों का होना चाहिए, पर उतना ये बात आसान नहीं है। बयानबाजी एक अलग बात है और हकीकत अलग होती है। अब यहाँ मुसलमान ही कई जगहों पर एक दूसरे के गिरबान पर हाथ डालते दिखाई दे रहा है, एक दूसरे के सामने खड़े हैं। अब कुछ अंधभक्त मुसलमानों में भी पैदा हो रहे हैं। इन्हें भी दीन धर्म से ज्यादा उनका लीडर प्यारा होता है। कुछ तो तेजस्वी यादव के गुणगान करते हैं, तो कुछ प्रशांत किशोर के भी अब निकल पड़े और कुछ वैसे के तो है ही। मौजूदा दौर की सियासत में मुसलमानों का क्या हाल है सभी जानते हैं। यकीनन पिछले 70 सालों से मुसलमानों का सियासी तौर पर इस्तेमाल किया गया, लेकिन पिछले 70 सालों का और पिछले 11 सालों का अगर मुआवजा किया जाए तो यह भी गलत होगा। लेकिन जब दीगर पार्टियां हुकूमतों में थी तो बड़े बड़े ओहदों पर मुसलमान कायद बैठे भी तो थे। क्या महाराष्ट्र का वजीर आला अब्दुर्रहमान अंतुले नहीं बना होता? क्या सीएम इब्राहिम कैबिनेट मिनिस्टर तक नहीं पहुंचा था? क्या सीके जाफर शरीफ रेल मिनिस्टर नहीं हुआ था? और दिगर जहां जहां भी सेक्युलर पार्टियां रही वहां पर बड़े पोस्ट पर रहे हैं। अफसोस तो यह है कि बहुत सारे लोग सियासी मैदानों में कामयाब तो हुए, लेकिन कौम का भला करने के बजाय अपनी ही झोली भर ली। अब जब भाजपा वोट चोरी के जरिए हो या ईवीएम के जरिए हुकूमत पर बैठ रही है और 1 पॉइंट एजेंडा मुस्लिम मुखालिफ चला रही है, तो अब मुस्लिम क़यादत की हम तलाश में है, जबकि हम अपना वो वक्त खो चुके हैं। हम जब सोचते हैं तभी मुस्लिम क़यादत जादू की छड़ी की तरह नहीं बन सकती। लिहाजा हमें 15 से 20 साल का मंसूबा तमाम मसलक जमात और जिम्मेदारान को मिलकर तय करना होगा। बहुत मुश्किल काम है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। अगर आज के दौर की ही बात की जाए तो मान लिया जाए कि मुसलमान सियासी क़यादत मजबूत भी कर ले, जबकि फिलहाल मुमकिन तो नजर नहीं आ रहा। क्या कर पाएंगे? इतना सारा विपक्ष होने के बावजूद भाजपा मनमानी फैसले ले रही है। अगर 10-20 भी जीत जाते हैं तो क्या वाकई फैसलों को बदल सकते हैं? जबकि पूरी तमाम एजेंसियां भाजपा के हाथ में है।
संघ परिवार जब चाहे उन्हें कठपुतली की तरह हिला रहा है, खिला रहा है। अदालत, इंतजामिया, सरकारी एजेंसियां सभी भाजपा के हाथों का खिलौना बनकर नाच रही हो। पहले तो मुसलमानों को मुत्तहिद होकर कौमी मसाइल के साथ दीनी फराइज पर भी अमल करने की तरबियत का सबक सीखना होगा। अखलाकी तौर पर तो इंतहा की पस्ती में हम गिर चुके हैं। अब तो हर कोई अल्लाह रसूल का वास्ता देकर गुमराह कर रहा है। दीनी मजलिसों से लेकर सियासी इजलासों तक कहीं पर भी हम मुत्तहिद होने को तैयार नहीं। आरजेडी, कांग्रेस, सपा, बसपा, जन स्वराज पार्टी, एमआईएम, इस तरह शायद ही कोई और समाज बटा हो, उतना हम बटे हुए हैं। ऐसा लगता है कि अब किसी पार्टी के पीछे लगने से ही हमारी निजात हो सकती है। बहरहाल किसी भी रियासत का चुनाव आता है तो सबसे ज्यादा चर्चा मुसलमानों की होती है और चुनाव हो जाने के बाद सबसे ज्यादा पिटाई भी मुसलमानों की होती रहती है। सिर्फ चुनाव में मुसलमान याद आते हैं। मुस्लिम पार्टी से लेकर सेक्युलर पार्टियां तक सभी आसानी से गुमराह कर सकते हैं। कितने घरों को बुलडोजर से गिराने के बाद तामीर करके दिया गया, कितने भाजपा वालों पर मुकदमे दायर किए गए। सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलता। अब तो नया ट्रेंड चल रहा है, कितना जज्बाती बयान किया जाएगा उसके पीछे मुसलमान भेड़ बकरियों की तरह चलने लगते हैं। सिर्फ एक मिसाल पेश की जाए तो अगर पिछले 5 सालों से उमर खालिद, इमाम शर्जिल, मिरान हैदर, शिफाउर रहमान, सलीम खान, गुलफशा फातिमा पिछले 5 सालों से जेलों में कैद। इनका जुर्म सिर्फ इतना था कि वो मुसलमान है और भाजपा संघ परिवार की साजिशों को बेनकाब कर रहे हैं। क्यों ये तमाम सियासी लीडर इनके मुकदमे लड़ने के लिए क्यों नहीं गए? अब नाम लूंगा तो बहुतों को बुरा भी लगेगा, लेकिन ये सच्चाई है कि किसी को कुछ लेना देना नहीं है। बयानबाजी से कितने मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलने से रोका गया? क्या अदालत का कोई कानून बयानबाजी से बदल दिया गया? ऐसे वक्त में सियासी लीडरशिप की बजाय कौमी इत्तेहाद को मजबूत करना होगा। विपक्ष भी कमजोर है। जब वोट किसे देना है ईवीएम ही तय करने लगे तो तुम्हारी सियासी क़यादत कितना असर कर सकती है? इसका मतलब कतई नहीं कि सियासी शऊर नहीं होना चाहिए, पर मौजूदा दौर में भाजपा या मोदी को लोग नहीं चाहते, लेकिन फिर भी हर रियासत में जीत जाती है। क्या इसके लिए इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है या ईवीएम मशीन ही सब कुछ घोटाले अंजाम दे रही है? वोट चोरी तो मुस्तकिल हो रही है या फिर लोग ही फैसला कर चुके हैं कि मोदी को ही जिताना है? समझ से बाहर है। सियासी मैदान में आपस में लड़ने से अच्छा है कि सियासी पार्टियों से मोहब्बत का भी एक मियार तय किया जाए। अब तो किसी पार्टी के लीडर को आप पसंद नहीं करते तो ईमान से खारिज करने तक लोग पहुंच चुके हैं। मुसलमानों को नए तौर पर यहां से 15 या 20 सालों का वक्त मुकर्रर कर मंसूबा बनाना होगा, वरना तो साजिशें हमेशा की तरह कामयाबी होती रहेंगी और हम यूं ही साजिशों में गुम होकर मुस्तकबिल तलाशते रहेंगे जिसमें हम असल मौकूफ से कोसों दूर जा चुके होंगे। इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।